हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब वीडियो। एंड आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बेस्ड है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड सॉल्यूशन है इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, एथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज, इट इज द फार्मूला ऑफ एथेन। तो ऑप्शन दिए है हमारे 6 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड, 9 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी कंपाउंड के एटम्स के बीच में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, इसका क्या है C2H6। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, समझने के लिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, पहले इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे जितना कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए, यहाँ पे देखेंगे एक बॉन्ड तो हो गया इस कार्बन का, कितने बॉन्ड बचे हैं, 3। एक बॉन्ड यहाँ पे हमने लगाया 1 2 3, और इन तीनों बॉन्ड में क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देखेंगे एक बॉन्ड है इसका, कितने बॉन्ड बचे, ये 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड, और सभी बॉन्ड के पीछे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेन। अब काउंट कर लेते हैं कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं इनके बीच में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया 2 3, एंड कार्बन कार्बन के बीच में एक हुआ है 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, 7 विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज, आई एम जस्ट इरेजिंग इट, लेट मी राइट वंस अगेन। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज गिवन हियर, butanone is a 4 carbon compound with the functional group। अब आपको पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, 1। ठीक है, मतलब क्या है, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, मतलब C+1 ठीक, मतलब इस यहाँ पे ये कार्बन से डबल वन O के दोनों साइड में क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले ब्यूटेन का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, दिया कंपाउंड में कि क्या सही हो सकता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन इज गिवन लाइक दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, B aldehyde, and C is ketone, D is alcohol। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत इजी है। ठीक है, इसमें दिया है कि ब्यूटेनोन, यहाँ पे 1 आया तो मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, एल्डिहाइड भी गलत हो जाएगा, कीटोन, इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened, if the bottom of the vessel is getting blackened, तो अगर कोई भी पॉट्स है, अगर हम उसको जला रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा ब्लैक हो जा रहा है बॉटम ऑफ द पार्ट, वो किसकी वजह से होगा कि गैस क्या होगा, गैस जो मतलब जो आपका फ्यूल है वो कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रहा है, हाफ हो रहा है, इसके लिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ऑप्शन जो दिया है हमारे पास, दिया है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, मीन्स तब क्या होगा कि यहाँ से जब अगर फ्यूल, अगर जो भी गैस मतलब जो भी ईंधन होगा, अगर उसका फ्यूल जो भी फ्यूल होगा, अगर वो कंप्लीट बर्न नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, बॉटम ऑफ द वेसल क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक। और अगर मतलब क्या है कि अगर हमारा जो फ्यूल जो है अगर कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो क्या होगा कि मतलब
मतलब स्मोक की तरह, धुआं की तरह निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बॉटम ऑफ द जो होता है वेसल क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज गिवन लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, explain the nature of the covalent bond using the bond formation in CH3Cl, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये क्या दिया है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड दिया है। अब हमें एक्सप्लेन करना है द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, जितने भी एटम्स दिए गए इसमें। कार्बन की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। Z इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, पहले 2 and 4, ठीक है। इसको लेंगे, आउटरमोस्ट सेल को देखेंगे, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आउटरमोस्ट सेल, हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में 3 लिख दिया। क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 7। अब यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग अपने सभी जितने भी एटम्स है इस कंपाउंड के अंदर, सभी लोग क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल मीन्स एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे उनको मतलब किसी चीज की और रिक्वायरमेंट नहीं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ कार्बन 4 है, तो कोई भी एटम्स होगा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती है, शेयरिंग करती है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो चाहिए इसको कितना, 4 चाहिए। तो ये क्या करता है, ये कार्बन जो होता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हाइड्रोजन को दे देता है। 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, एक क्लोरीन के साथ शेयर करके क्या बना लेता है, दैट इज C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4, ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। इस तरीके से क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं यूजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट octets in their outermost shell. Let's move for the next question, and it is the question number 5. I hope you have understand it, and let's move for the question number 4, and it is given. Let me write the question. Question number 5. It is, draw the electron dot structure for first ethanoic acid, second HB H2S hydrogen sulfide, third propanone, and the D is F2 fluoride. So I have this diagram. Let's move turn by turn. I'll just draw द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको आना चाहिए। जैसे एथेनोइक एसिड दिया है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से आप डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ पे ओइक एसिड है, मतलब कौन सा ग्रुप लगा होगा, COOH, मतलब ओइक एसिड, ठीक है। तो आइए एथेन की बात करते हैं। यहाँ पे C कितने कार्बन होने चाहिए, नेट 8, मतलब 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो ये हो गया पहले कार्बन एंड कार्बन हमने बना दी। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो लास्ट में होगा हमेशा क्या लगाना चाहिए आपको,
OH ग्रुप, COOH ग्रुप, ये ग्रुप हम जैसे ही लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉन्ड होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो कितना बचा है, 3, 1 2 3 बचा हुआ लगा दिया तो कितने हो गए, 1 1 2 3 4। अब जो बॉन्ड हमने लगाया उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिए, 4 हो गया। अब बात करते हैं, ये हमारा तो स्ट्रक्चर हो गया, पहले वाले के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये एथेनोइक एसिड क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें ओपन कर देने के बाद पता चल जाता है कितना शेयर और इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन की बात करें और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी 2 है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, आप दिखा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे भी एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने कार्बन। अब यहाँ पे एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 डॉट दिखाना है, तो दो बॉन्ड है तो कितने, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 2, हमने दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में कितना हो गया, H, ये तो कुछ हमने दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, आप इस तरीके से दिखा दीजिए। कार्बन के ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ये हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी इस तरीके से पूरा हो गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं, 2 to 4 एंड 4 कितना हो गया, 8, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, चलिए ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एंड यहाँ पे कितना होता है, 6, 2 तो इसने इस कार्बन के साथ यूज कर लिया, बचा हुआ कितना है, 4, 1 2 3 4। अब हम यहाँ से करते हैं तो इसका भी 8 हो गया। इस ऑक्सीजन के पास बात करते हैं तो इसके पास से कितना होगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये शेयर कर लिया, ये इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर हमारा बन गया किसका, एथेनोइक एसिड का। तो आप इस तरीके से यूज करके बना सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो यहाँ पे पहले फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे H2S सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए पहले आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे भी लिखा मैंने, सल्फर लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे देखेंगे सिंगल बॉन्ड से हमने इसको इंडिकेट कर दिया, इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है। तो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना है हमें, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो कितने, 2, इस तरीके से दिखा दिए। अब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये सल्फर के साथ ले लिया, ये भी सल्फर के साथ ले लिया, ठीक है। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटलीस्ट 6 होते हैं। तो यहाँ पे 2 तो इसने शेयर कर लिया, ठीक है, तो 4 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे 2 to 4 to 6 to 8, तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोपेनॉन। पहले प्रोपेनॉन का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे। नॉन की बात हो रही है तो मतलब C सिंगल बॉन्ड C मेथ 8, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। अब अगर हम नॉन कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, दोनों साइड में क्या होता है, एल्किल ग्रुप लगा रहता है, मतलब एल्किल ग्रुप लगा रहा है। एल्किल ग्रुप क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे एल्केन है उसमें से एक मैंने H को हटा दिए तो हमारा जो ग्रुप बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ। एक हाइड्रोजन को हटा देते तो क्या बनता है हमारा, एल्किल ग्रुप। किसी भी एल्केन से हटा देंगे तो हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन दिखाना है, बस वही चीज है, 1 2 3 4, इस कार्बन का बॉन्ड हो गया, इसका भी दिखाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, डॉट स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने बॉन्ड आपको पॉइंट डॉट दिखाना है, 2, तो हम यहाँ दिखा देंगे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी
हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाना है, कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया मेरा 1 2, कार्बन 1 2, हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से आप ऑक्टेट पूरा कर लीजिए, बस आपको इजीली दिखा देना है। ये 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से ये हमारा, अब काउंट करेंगे ठीक है, तो सभी पता चलेगा कि ये क्या है, ऑक्टेट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोराइड का, दिखाते हैं फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड का पहले आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना लीजिए इजीली, फिर उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए। ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या हो गया, F सिंगल बॉन्ड F हो गया। ठीक है, अब यहाँ फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन की बात करते हैं यहाँ पे, तो फ्लोरीन का हम यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2 and 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा F सिंगल बॉन्ड F। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, एक तो वो इसने शेयर कर लिया दोनों ने, बच्चे कितने 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट हो गया। ठीक है, so this is how you can draw the electron structure for the following compound. If you know very well that how you can make their structural formula, it is very easy, you can find out. Let's move for the next question, and it will be the question number 6. Question number 6. What is an homologous series? Question number 6. What is an homologous series? Homologous series. एंड अब देखते हैं, अगर होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं तो ये क्या होता है। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज का मतलब ये होता है, अब होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं तो अगर जब इसकी बात करते हैं तो यू कैन राइट कि पहला कंडीशन क्या है कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो। कैसा होना चाहिए कि सेम, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। फर्स्ट थिंग कि हमारा कैसा हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होना चाहिए, जो भी जितने भी कंपाउंड होंगे उसके क्या होंगे, सेकेंड पॉइंट सेम फंक्शनल ग्रुप हो। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3OH मेथनॉल, C2H5OH एथेनॉल एंड C3H7OH प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस जो है CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी देखेंगे तो कितना आ रहा है CH2। देखिए यहाँ पे CH2, जैसे हमारे पास क्या है, ये पहला हमने लिखा CH3OH, अगर मैं इसमें प्लस ऐड कर देता हूँ CH2 तो क्या बनेगा OH H5 एंड C2, तो यही हमारा क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, जैसे हम एल्केन की सीरीज लेते हैं, यहाँ पे कोई भी सीरीज होगा, अगर उसमें क्या आता है कि CH2 का डिफरेंस आता है तो मीन्स वो क्या है, होमोलॉगस सीरीज। जैसे यहाँ पे बात करते हैं CH4 C2H6 C3H8। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास CH4 है, मैंने इसमें CH2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया C2H6। मीन्स अगर होमोलॉगस सीरीज वही होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एंड यहाँ पे कोई भी सीरीज हो, अगर CH2 का डिफरेंसेस आते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट विल बी द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, it will be question number 6. How can ethanol and ethanoic acid
ethanoic acid can be differentiated on the basis of the physical and chemical properties. So this is the question that understand here. तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एथेनॉल, और यहाँ पे बात करते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कुछ पॉइंट्स है जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करते हैं। पहली चीज क्या है, एथेनॉल की जो टेस्ट होता है, एथेनॉल की स्मेल जो होती है वो क्या होता है, प्लेजेंट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द, इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट ये होता है बर्निंग की तरह होता है एथेनॉल का, ठीक है, जैसे जलने की स्मेल आती है वैसे इसका, आई मीन टेस्ट, और जलने की टेस्ट, जैसे जलने की बात करते हैं तो एथेनॉल का जो टेस्ट होगा बर्निंग टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब बात करते हैं एथेनोइक एसिड की, कैसा होता है, सॉर होता है, ठीक है। अगर यहाँ में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ये बात करें किसका, एथेनॉल का, तो ये लोअर होता है एज कंपेयर टू एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये जनरली होता है 156 होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो कितना होता है, 290 के लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एथेनॉल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो एथेनॉल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हायर होती है, लोअर होती है एज कंपेयर टू द एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो दिस वाज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स मूव फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। सबसे पहली चीज यह है केमिकल प्रॉपर्टीज की, जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एथेनोइक एसिड जितने भी होते हैं एसिड, वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दैट इज साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या होता है कि हमारा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलता है। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब एथेनोइक एसिड तो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एथेनॉल हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। आइए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड है। अगर मैं इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये क्या बनाएगा, दैट इज साल्ट CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अगेन है CH3COOH प्लस NaHCO3, तो यहाँ पे अगेन क्या बनेगा हमारा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कार्बन लगा देते तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द रिएक्शन अबाउट दैट कि हमारा, लेकिन यहाँ पे जो है कि एथेनॉल मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। नाउ 6th आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट विल बी question number 7, sorry, it is question number 8. How does Michel formation takes place when soap is added to water. Will a mishal be formed?
in other solvents such as ethanol also, in other solvent such as ethanol also, ethanol also। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं, ठीक है, हाउ डज मेथनॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पहली चीज क्या है कि जैसे सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक लॉन्ग चेन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये लॉन्ग चेन होता है सोप के मॉलिक्यूल्स का, ये लॉन्ग एक चेन होता है। ये जो होता है टेल, ये क्या होता है हेड, ये होता है टेल। टेल की जब बात करते हैं तो टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होगा, और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ये मतलब क्या होगा कि वाटर से इसको क्या होगा, वाटर से प्यार हो, मतलब वाटर लविंग होगा ये, वाटर लविंग, ठीक है। और ये वाटर लविंग नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये डस्ट लविंग होगा, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोप के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। सोप के जब इसमें वाटर में है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल से, अभी सोप के मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि अपने आप को डस्ट है, ठीक है, डस्ट होंगे, ठीक है। तो ये सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कुछ इस अपने टेल, मतलब क्या हाइड्रोफोबिक है तो डस्ट या ऑयल से क्या होगा, ऑयल की तरफ हो जाएगा, और पानी की तरफ क्या हो जाएगा, हेड। कुछ इस तरीके से टेल इस साइड हो गया और हेड इस साइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके अपने आप को इस तरीके से, अरे इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल। क्या बोलते हैं, मिसल। ये फॉर्मेशन होता है। मिसल फॉर्मेशन क्या होगा, जब सॉप हमारा क्या वाटर में ऐड किया जाता है तो अपने आप को उस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि इसका टेल वाला पार्ट क्या होता है, ऑयल की तरफ हो जाता है। आई मीन अब बोल सकते हैं डस्ट जो ऑयल होता है उस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, एथेनॉल की बात करें, सोप के मॉलिक्यूल्स एथेनॉल में क्या होते हैं, ये जो हेड टेल दोनों होता है वो दोनों क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। इसलिए वहां पे पूरा पूरा डिजोल्व होता है, इसलिए इस तरीके से उनका कोई भी यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। और यही हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सोप को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो मिसल फॉर्मेशन होता है, लेकिन एथेनॉल में नहीं होता, क्योंकि ये जो चेन है सोप के जो मॉलिक्यूल्स का चेन है, जो हेड और टेल होता है, दोनों एथेनॉल में क्या होता है, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि उसमें मिसल फॉर्मेशन प्लेस नहीं लेता है। लेकिन अगर सोप को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वहां पे क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन प्लेस लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द मोस्ट applications, why carbon and its compound is used, its compound is used as fuel for most application, most एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जब ये क्या होता है कि कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत सारा इसके साथ क्या करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है। यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को एज अ कंपाउंड यूज करते हैं फ्यूल फॉर द मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, इसीलिए हम कार्बन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन में। सो कार्बन, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर